हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास काफ़ी खुश हूँ कि आप सभी इतना पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को और देख रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपन इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मैंने वीडियो डाल दी है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने वाले हैं। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो गई है। आप पहले वो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने लिस्ट दी है। अगर आपको वो याद हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद का भी एनालिसिस कर सकेंगे। तो ये वीडियो ना भी देखें पर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं पहला ऐसा प्रमोटर हूँ जो ये कह रहा है कि पहले वो वाला वीडियो देख लो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर हम 4th यूनिट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर आपका अभी तक तैयारी हो चुकी है तो आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ रिवीजन करना चाहते हैं तो भी उसके लिए फ्री है। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, जो बच्चे मेरे साथ ही 4th यूनिट और 5th यूनिट तक पहुंचे हैं, अभी तक मैंने 3 यूनिट का रिवीजन करा दिया है। केवल 30 मिनट का टाइम लेता हूं मैं, 30-35 मिनट के अंदर अपना पूरे यूनिट में कंप्लीट कर देता हूं। तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरमेंट रहता है रिवीजन करने के लिए। इसी तरीके से आज अपन 4th यूनिट का 30 मिनट्स के अंदर पूरा रिवीजन कर देंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो जरूर देख लीजिए और खुद का इवैल्यूएशन कर दीजिएगा। और जरूर बताइएगा कि उस क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं 9 क्वेश्चन, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए। तो बिना कोई वक्त गवाए, एग्जाम का टाइम है तो इधर उधर की बातें ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आप यदि एमबीए के स्टूडेंट हैं, बीबीए बीकॉम यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो फिर से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट के लिए इसलिए मैं हमेशा लिख देता हूं क्योंकि ये डीप में ही सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आ चुके हैं, 4th यूनिट अपना रनिंग हो गया है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है 4th यूनिट के अंदर, स्ट्रेटेजी की चॉइस एंड एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस प्रोसेस। तो स्ट्रेटेजिक चॉइस का मतलब क्या है कि जो हमने प्लानिंग से स्ट्रेटेजी प्लानिंग करी थी उसमें स्ट्रेटेजी चॉइस भी इंक्लूडेड है। स्ट्रेटेजी चॉइस क्या इंक्लूडेड है? स्ट्रेटेजी चॉइस का मतलब कि हम जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसके अंदर 2-3 ऑप्शंस में से भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं। मतलब प्लानिंग तो अपन ने 2 ऑप्शंस बैठ, जब अपन ने स्ट्रेटेजी प्लानिंग पढ़ी थी तो हमने देखा था कि 3-4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमने बेस्ट प्लान चूज करा था, वो हमारी स्ट्रेटेजी हो गई थी। अब इस प्लान को करने के डिफरेंट मेथड्स होंगे, ए बी सी डी, इसके डिफरेंट मेथड होंगे। तो उनमें से कौन सा मेथड हम ऑप्ट करेंगे, ये हमारा स्ट्रेटेजी चॉइस हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें सिनेरियो एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है? सिनेरियो यानी कि कोई व्यवस्था, कोई सीन, कोई ऐसा कोई प्रोसेस, कोई सिचुएशन, इसी को बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। अब सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, कि सपोज कि 2 वर्कर के बीच में लड़ाई हो गई, सपोज कि किसी कॉम्पिटिटर ने नई पॉलिसी लॉन्च कर दी। इंटरनल भी प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रोसेस सीखने से पहले इसका मीनिंग सीख लो कि सिनेरियो एनालिसिस क्या है। कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चन आया, तो उसका हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसके लिए डिसीजन कैसे लेंगे, उसको कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस। यानी कि कोई कॉम्पिटिटर ने नई प्राइस लॉन्च कर दी, कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, तो कोई सिनेरियो आया, कोई सिचुएशन आई, तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद गैदरिंग डाटा, मतलब कि डाटा को गैदर करेंगे। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं यहाँ पे, डाटा को गैदर करेंगे मींस कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड किन किन ने करा है, क्या इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर कितना है, हम पे कितना इफेक्ट आने वाला है, क्या, इसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। गैदरिंग डाटा की जगह आप डाटा माइनिंग वर्ड लिखेंगे ना तो एग्जामिनर 2 नंबर ज्यादा देगा। नेक्स्ट, सेपरेट सर्टेन फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटीज, सेपरेट certainties from uncertainty, separate certainties from uncertainty। इसका मतलब कि जो सिचुएशन अराइव हुई है उनमें कुछ चीजें सर्टेन होगी, कुछ चीजें अनसर्टेन होगी। जैसे कि कॉम्पिटिटर ने नई टेक्नोलॉजी लाया है तो वो कितने में लॉन्च करेगा, उसका क्या प्राइस होगा, ये अनसर्टेन होगा। क्यों अनसर्टेन होगा? क्योंकि वो गवर्नमेंट उसके हाथ में है, कॉम्पिटिटर के हाथ में। सर्टेन क्या है? वो 6 मंथ के अंदर लॉन्च कर देगा, 1 ईयर के अंदर लॉन्च कर देगा। जैसे ओला ने स्कूटर लॉन्च किया तो हीरो को पता है, कंपनी को पता है, टीवीएस को पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करेगा, 69,000 में लॉन्च करेगा, ये फीचर्स देगा। लेकिन इसके साथ क्या सेल सर्विसेज देगा, क्या प्रमोशनल ऑफर देगा, क्या अर्ली बर्ड डिस्काउंट देगा, क्या कैश डिस्काउंट देगा, वो नहीं जानते। तो कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ सर्टेनिटी चेंज करेंगे। फिर एक सिनेरियो डेवलप किया जाता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है और इसका ये मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है, और इस सिनेरियो को हम हमारे प्लानिंग में यूज करते हैं। कि अब ओला ने लॉन्च कर दिया तो टीवी वाले चलो अपन को भी लॉन्च करना है, अपन को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना है, ये हम हमारे सिनेरियो में इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टूल्स
टेक्निक ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड द बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस। फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस। थोड़ा सा और इसको यहाँ पर मैं चौड़ा कर देते हैं अपन, बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस है। क्या है सर बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस? देखिए इस तरफ तो लिखा है ऊपर की तरफ मार्केट शेयर और इस तरफ लिखा है मार्केट ग्रोथ। ये कंपनी का एनालिसिस होता है। इसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि कंपनी को आगे करना क्या है, कंपनी का आगे फ्यूचर क्या है। अगर उसे पता चल जाता है कि ये कंपनी इस पोजीशन में है तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी डिसीजन लेती है, स्ट्रेटेजी बनाती है। बेसिकली यहाँ पर डिसीजन वर्ड यूज करके अपन स्ट्रेटेजी वर्ड यूज करेंगे क्योंकि अपना सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, बेसिकली वो डिसीजन प्रोसेस करती है। पहला मार्केट शेयर और यहाँ पर मार्केट ग्रोथ। इस तरफ जो है वो हाई है और इधर जो है वो लो है। इस तरफ इज सिमिलर, यहां भी हाई है और यहां पर नीचे की तरफ लो है। तो सबसे पहले आइडियल सिचुएशन देखते हैं जिसका मार्केट शेयर अच्छा है और मार्केट की ग्रोथ भी अच्छी है। मतलब कि कोई कंपनी जिसका मार्केट भी उसने कैप्चर कर रखा है और मार्केट में उसकी ग्रोथ भी दिन दुनी रात चौगनी हो रही है, तो वो स्टार वेट कैटेगरी में आती है। उसको अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज करना नहीं होता, केवल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए रहना होता है। एडवर्टीजमेंट में भी ज्यादा एक्सपेंसेस करना नहीं होता, केवल एडवांसमेंट जो कॉम्पिटिटर प्राइसिंग है उसको ध्यान में रखना होता है। प्राइस को वो बढ़ा भी सकती है, मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती है। दिस इज द आइडियल सिचुएशन फॉर द कंपनी। अब नीचे आ जाता है कैश काउ। यहां पर क्या हुआ है कि ग्रोथ तो लो हो रही है लेकिन मार्केट का जो शेयर है वो हाई है। यानी कोई कंपनी ग्रोथ तो उसकी कम है लेकिन मार्केट में उसका शेयर हाई है। जैसे कि एयरटेल कंपनी जियो के मुकाबले कम ग्रोथ कर रही है लेकिन मार्केट में ऑलरेडी पुरानी कंपनी होने के कारण उसका जो शेयर है वो हाई शेयर है। सो दैट इज अ कैश काउ कंपनी। यहां पर कंपनी क्या डिसाइड करेगी? यहां पर कंपनी न्यू प्लानिंग करेगी, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब उसकी ग्रोथ हो गई है तो प्रोडक्ट के प्राइस कम करके और मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेगी, मार्केट में नए इन्वेंशन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसके अंदर ये किया जाता है। अब यहां पर आ जाते हैं, थर्ड है सिचुएशन लो। अब यहां पर मार्केट ग्रोथ जो है वो लो है और मार्केट शेयर भी है वो लो है। ये डॉग की सिचुएशन होती है। ये डॉग की सिचुएशन क्या है कि डॉग की सिचुएशन में ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट की ग्रोथ भी लो है। यानी कि आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज करनी होगी। जैसे नोकिया कंपनी, शेयर भी लो हो गया है उसका और ग्रोथ भी लो हो गई है, तो उसको टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज करनी होगी। नया एंड्रॉइड सिस्टम लाना होगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाना होगा, सब कुछ यूनिफॉर्म वे के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज करना होगा। यानी कि मूलभूत सुविधाएं भी उसको बदलनी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपका मार्केट ग्रोथ तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर लो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट है कि उसकी मार्केट शेयर हाई है लेकिन उसकी मार्केट ग्रोथ हाई है लेकिन उसका मार्केट शेयर कम है? क्यों? ऐसा कब हो सकता है? जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, कोई नया थिंग मार्केट के अंदर आई हो, तब उसकी ग्रोथ तो हाई होती है। जैसे जियो जब शुरू में आया था तो उसकी ग्रोथ हाई होगी। ओला के स्कूटर नए आए तो उनकी ग्रोथ तो हाई होगी लेकिन मार्केट शेयर कम है क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो इसके अंदर एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्चा होता है, मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा होता है, नए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में खर्चा होता है। तो दिस इज द बीसीजी मैट्रिक्स। ये 4 काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स है। आपको मैंने चारों एग्जांपल के साथ समझा दिया है, आपको भी एग्जांपल के साथ ये लिखनी है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, एंसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स अभी अपन ने बीसीजी की देखी, अब ये एंसॉफ की ग्रिड मैट्रिक्स। ये ग्रिड मैट्रिक्स हमको ये बताती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में चल रहा है और हमको उसके अकॉर्डिंग क्या चलना चाहिए। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है कैमरे का, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा विजुअल नहीं होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ नीचे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ भी लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और एग्जिस्टिंग मार्केट यानी कि वो ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है, वो ओल्ड मार्केट है, यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी व्यापार करती है। न्यू मार्केट यानी कि कोई कंपनी के लिए नया मार्केट और न्यू प्रोडक्ट यानी कि कोई नया टेक्नोलॉजी ला रही है। जैसे कि रिलायंस का, जैसे कि टाटा कंपनी इंडिया में तो वर्क कर रही है, अब चलिए वो अमेरिका में वर्क करने के लिए चला जाती है तो वो उसके लिए न्यू मार्केट है। इंडिया में हो सकता है कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर आईटी सेक्टर में काम कर रही है, वहां पर रियल एस्टेट के बिजनेस में चली जाती है, तो वो न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट हो गया। आई होप आई एम क्लियर टू बोथ द पॉइंट कि न्यू मार्केट क्या है, न्यू प्रोडक्ट क्या है। अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में है तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहिए। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब कि
मार्केट पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना चाहिए। यही है हेल्थ ऑफ ग्रिड की। अगर वो आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपके पास, क्यों नहीं कि आप पुरानी जगह हो और आप पुराना ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपको मार्केट में पेनिट्रेशन करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप नए मार्केट में चले जाते हो और आपके पास पुराना प्रोडक्ट है, तो उस मार्केट में डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे कि आप अपना नया प्रोडक्ट, जैसे कि आप कुछ नया कोई कंपनी है वो नए मार्केट की तरफ चली गई, वो आप रेमंड की जो कंपनी है पहले शहरों में थी, अब गांव में आ गई, तो गांव में आ गई तो नया मार्केट डेवलप करना है, उसको प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना है, उसके पास ऑलरेडी अच्छा वेलवर्स प्रोडक्ट है, इसलिए उसको अब क्या करना है, यहां पर ये सेकंड पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा होगा उनको मैंने बता दिया। ये थर्ड पॉइंट अब यहां पर देख लेते हैं अपन, यहां से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कोई कंपनी है एग्जिस्टिंग, उसने नया प्रोडक्ट बनाया है और नया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन किस मार्केट में बनाया, एग्जिस्टिंग मार्केट में, यानी कि कोई मार्केट में वो पहले से चल रहा है, जैसे कि ओल्ड सिनेरियो का कोई मार्केट है, उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बनाया है उसने, तो क्या करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए। कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप होगा यानी R&D करना चाहिए, उसका एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, उसी प्रोडक्ट को न्यू फ्रेमवर्क में बताना चाहिए, उसका यूजफुलनेस बताना चाहिए, उसका प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन, यदि कोई नया प्रोडक्ट है और नए मार्केट के आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन यानी ये डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा समझा देता हूं। कल आ गया तो मुझे याद करोगे कि सर ने भी डाइवर्सिफिकेशन बताया था। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन में इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो केवल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न रहे, बाकी हम उसके साथ कुछ एड ऑन भी करते चले जाएं। एड ऑन क्या होगा, जैसे कि आप पेस्ट बेच रहे हैं तो पेस्ट के साथ टूथपेस्ट बेच रहे हैं तो उसके साथ ब्रश भी बेचना शुरू कर दें, कि मार्केट में कुछ डेवलपमेंट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट सेल करने हैं। क्यों करना है, क्योंकि नया मार्केट है और नया प्रोडक्ट है। आज से पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में भी नहीं आया और मार्केट भी नया बना है, यानी कि रेमंड की कंपनी कुछ नया डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लेकर आ रही है, वो भी डिफरेंट मार्केट में, वो मार्केट में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं था और मार्केट भी हमें नया जनरेट करना है। ये सब ऑनलाइन मार्केट नया जनरेट हुआ, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने नया जनरेट किया। क्या कंसेप्ट था उनका कि आप घर से ऑर्डर कीजिए आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो उनका प्रोडक्ट का कंसेप्ट, जो सर्विस थी वो भी नई थी। आपको लगता है कि वो सर्विस प्रोडक्ट पुराना है, लेकिन सर्विस उनकी नई थी और आइडिया भी उनका नया था और मार्केट भी नया था, ऑनलाइन मार्केट। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया उन्होंने, एन नंबर्स ऑफ द स्कीम चलाई, सबसे सस्ते दिन, ये दिन, वो स्कीम, समर सेल, विंटर सेल। आज भी देखेंगे तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे 24 आवर्स की डील चल रही होगी, तो दैट इज द फोर्थ पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। आई होप आई एम क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। G9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है, ये प्लानिंग मैट्रिक्स है। जी की 9, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। जी की 9 प्लानिंग सेल मैट्रिक्स क्या है, ये मैकेंजी साहब ने दी थी। इन्होंने एक 9 मैट्रिक्स बताया और बताया कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल इसके अंदर है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटेजी हमको फिक्स करनी है, या हमको बिजनेस की कोई स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, उसके लिए एक इन्होंने मैट्रिक्स दी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लिखा है और इसमें कॉम्पिटिटर बिजनेस है, ये सी बिजनेस यूनिट नहीं है, कॉम्पिटिटर बिजनेस यूनिट है। कॉम्पिटिटर बिजनेस स्ट्रेंथ है, मींस एक तरफ तो इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस है कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, मींस के यहाँ पे जो मार्केट है इंडस्ट्री का वो कितना फ्रूटफुल है, इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर बिजनेस यूनिट। कॉम्पिटिटर की बिजनेस यूनिट क्या है कि स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। 4-5 कॉम्पिटिटर होंगे, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करते हैं तो होंडा, टोयोटा, आपके फोर्ड, टाटा, मारुति सुजुकी, ये एक कॉम्पिटिटर्स है। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और इंडस्ट्रियल यानी कि पूरी पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब उसमें इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस हाई, मीडियम और लो हो सकता है, यानी इंडस्ट्री हाईली अट्रैक्टिव यानी कि काफी पोटेंशियल रखने वाली, जैसे कि अभी फार्मा इंडस्ट्री कोविड के टाइम पे हाईली पोटेंशियल थी। मीडियम, ठीक है, उसके फार्मा इंडस्ट्री के बाद कोई मीडियम सेक्टर आ गया, आपका ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ गया या नेसेसरी गुड्स की सर्विसेज आ गया। और लो उस समय जो बिल्कुल काम का जीरो आप कह सकते हो, जिसकी नेसेसिटी बिल्कुल कम थी, वो लग्जरी आइटम्स की थी, क्योंकि उस समय लोग आपकी नेसेसिटी गुड्स के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट थे। तो ये इंडस्ट्रियल अट्रैक्टनेस हो गई। और कॉम्पिटिटर बिजनेस यूनिट में भी आपका कॉम्पिटिटर 3 तरीके का हो सकता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, या एवरेज होगा, या वीक होगा। सही बात है, कोई इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस होगी, इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस को आप मार्केट अट्रैक्टिवनेस समझ लीजिए। कोई मार्केट होगा तो वहां पर हाई पोटेंशियल होगी, लो पोटेंशियल होगी, और
मीडियम पोटेंशियल होगी। इसी तरीके से आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा तो वो हाई होगा, मतलब उसके स्ट्रेंथ हाई होगी, वीक होगा या लो होगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए इस मैट्रिक्स को समझने से पहले कि यदि हमको कोई बिजनेस शुरू करना है तो कब शुरू किया जाए, उसका आइडियल टाइम क्या है। उसका आइडियल टाइम तब है जब वो बिजनेस अच्छा चल रहा हो, वो इंडस्ट्री अच्छा चल रही हो, तो आप भी उस नदी में बह जाएंगे और आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। याद रखिएगा, यदि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो जब मार्केट अप पे होता है, हाई पे होता है, जब अच्छा सेल वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, तब वो बिजनेस शुरू कीजिए, आप भी उस बिजनेस में चल पड़ेंगे। लेकिन मार्केट यदि अपन को कैप्चर करना है, यदि हमको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, या मान लीजिए हमको कोई मार्केट कैप्चर करना है या किसी की बिजनेस को कैप्चर करना है, तो कब खरीदना है, जब वो बिजनेस लो पे हो। वो चलता अच्छा था लेकिन उस पर आज ग्राहक कम है, तो आजकल ग्राहक कम आते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो उस समय लो वैल्यू पे आपको मिल जाएगा। यही 9 मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट में बताया गया है कि एक तरफ तो इंडस्ट्री है, एक तरफ बिजनेस कॉम्पिटिटर है। जब आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर भी स्ट्रांग हो और इंडस्ट्री भी हाई अट्रैक्टिवनेस हो, तो आपको ग्रोथ हो सकती है। इसी तरीके से अगर इंडस्ट्रियलनेस हाई होगी, एवरेज होगी, तो भी ग्रो के चांसेस हैं। और आपकी अगर बिजनेस का कॉम्पिटिटर भी स्ट्रेंथ, बिजनेस यूनिट अगर या कॉम्पिटिटर्स भी होल्ड होगा, तो आपको यहाँ पर होल्ड करना है। यहाँ पर केवल 3 ही कैटेगरी है जहाँ पे आपको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट, ये 3 कैटेगरी में मैंने हार्वेस्ट लिख रखा है। ये हार्वेस्ट का मतलब क्या है, आपको नए बिजनेस आइडिया डेवलप करने हैं, आपको न्यू प्लानिंग करनी है। कब, जब आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिवनेस, जब आपकी खुद की इंडस्ट्रियल एक्टिवनेस भी कम हो, आपकी बिजनेस की कॉम्पिटिटर्स भी उसमें लो हो। अच्छा, एक बात याद रखना कि एक अकेला बंदा कभी भी ग्रोथ नहीं करता, एक अकेली कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं करती। अगर वो वहां पर इंडस्ट्रियल जोन ग्रोथ हो जाए तो वो ज्यादा हब हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कोटा इज द वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट प्लेस, मतलब प्लेस है। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ट्रिमेंडस ग्रोथ करी, तो वो सब ग्रोथ करते हैं क्योंकि एक हब बन जाता है। इसीलिए कभी भी मार्केट तभी ग्रोथ करता है जब वहां पर सारी कंपनियां एक साथ ग्रोथ करती है। ये मिथ होता है कि एक कंपनी के ग्रोथ करने से पूरा मार्केट अप चला जाएगा, एक कंपनी के डाउनफॉल होने से पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ और कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लाइन होता है हमेशा मार्केट के अंदर, ठीक है। इसकी हाँ, और मैकेंजी साहब का 7S फ्रेमवर्क भी है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, बिल्कुल रट लेना। रट लेना इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम के टाइम पे है, बाकी मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। इन्होंने मैकेंजी साहब ने 7S मॉडल दिया। इन्होंने ये कहा कि ये अगर 7 चीजों का ध्यान में रखोगे और इनको अगर साथ में कोऑर्डिनेशन से काम करोगे तो आप इफेक्टिव, जी हाँ, तो आप इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो। तो ये 7 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हो। कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड है तो इफेक्टिव चेंज, किसी को चेंज भी लाना हो, मींस कि कोई चेंज करना हो, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये तीनों का ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। स्ट्रक्चर यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, 1 लाइनर है, 2 लाइनर है, 3 लाइनर है, एक्सपर्ट वाला है, वो वाला स्ट्रक्चर। सिस्टम कौन सा है, डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, या इजी फ्री रेन वाले आपके लीडर्स हैं। स्ट्रेटेजी कौन सी आप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको स्किल का ध्यान रखना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की स्किल है। नेक्स्ट आपको स्टाफ का ध्यान रखना है कि स्टाफ के आपके अंदर कौन से मेंबर्स हैं। और नेक्स्ट आपका स्टाइल, स्टाइल के अंदर वापस से सेम पॉइंट रिपीट हुआ है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ये पॉइंट इसमें रिपीट हुए हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 और इन सबको हमको मिला के एक शेयर्ड वैल्यू करनी है। चलिए आसान भाषा में फिर से समझा देता हूँ। मैकेंजी साहब ने एक फ्रेमवर्क दिया, 7 S दिए। इन्होंने ये कहा कि ये 7 S यदि साथ में रहेंगे तो कोई भी चेंज करना है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बने, स्ट्रेटेजी स्टाफ पे वर्क करे, स्टाफ में स्किल प्रोवाइड कराया जाए, उन सब की स्किल प्रोवाइड कराने के बाद उनकी सबकी स्टाइल भी सेम हो, एक सिस्टम भी फॉलो हो और एक शेयर्ड गोल हो। शेयर्ड गोल यानी कि एक ही एम हो। क्या एम हो कि हमको ये टास्क कंप्लीट करनी है। और वैसे तो कंपनी का एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सबका एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद द मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि तभी कस्टमर आपका रिटेन और लॉयल बना हुआ रहता है। ये इनके 7 फ्रेमवर्क रहे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओहो क्या बात है, आपकी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो गई। मैंने पूरी कोशिश करी केवल 20 मिनट के अंदर आपको 4th यूनिट का रिवीजन कराने के लिए। वो 9 ग्रेड वाला थ्योरी वापस से पढ़ लेना आप, काफी मैंने उसमें एक अच्छी कोशिश करी। लेकिन अगर कहीं पे उसमें कोई डाउट है तो आप उसका क्वेश्चन कर लीजिए, मैं उसका एक्सप्लेन वहीं पे कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।